वेलकम टू राजस्थान जीके ट्रेनिंग। दोस्तों स्वागत है आप सभी भावी अध्यापक एवं भावी अध्यापिकाओं का राजस्थान जीके ट्रेनिंग के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों हमारी थर्ड ग्रेड टीचर लेवल फर्स्ट का मॉडल पेपर चल रहे थे, जिनमें हमने 11 मॉडल पेपर कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने वो 11 मॉडल पेपर की वीडियो नहीं देखी तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया प्लेलिस्ट का, जाके सभी मॉडल पेपर को अच्छे से चेक कर लेना। ठीक है, ये अपना मॉडल पेपर 12वां है। इसमें भी हमने 150 प्रश्नों को सम्मिलित किए हैं। देखता हूं आपके 150 में से कितने प्रश्न सही होते हैं। ठीक है, कैसी चल रही है आपकी सबकी तैयारी? मुझे आशा है कि आप सबकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी, क्योंकि आपकी एग्जाम भी अब आ चुकी है और सभी के एडमिट कार्ड भी डल चुके हैं। तो 25 तारीख से तुम्हारी एग्जाम आ चुकी है। सभी को बेस्ट ऑफ लक। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो को बिना किसी विलंब के शुरू करते हैं। बस आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों इसमें, क्योंकि हम जो भी वीडियो आपको डालेंगे सबसे पहले आपके पास उसका नोटिफिकेशन चला जाएगा। ठीक है, इसका यही फायदा होता है सब्सक्राइब करने का, तो इसलिए सभी के चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना चाहिए सबको। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों अगर हम बात करें पहले प्रश्न से, तो पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि राजस्थान रत्न पुरस्कार 2022 निम्नलिखित में से किसे नहीं दिया गया। तो इनमें से ऐसा कौन है जिसको राजस्थान रत्न पुरस्कार 2022 से सम्मानित नहीं किया गया था? तो इनमें से दोस्तों आपसे पूछ ले तो नेमीचंद जैन को नहीं किया गया था, वहीं जस्टिस दलवीर भंडारी को किया गया था, अनिल अग्रवाल को किया गया था, और जस्टिस RM लोढ़ा को किया गया था राजस्थान रत्न 2022 से सम्मानित। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान से राज्यसभा सदस्य नहीं है? तो इनमें से कौन सा है जो राजस्थान से राज्यसभा सदस्य नहीं है? तो इसका आपसे राइट आंसर पूछ ले तो आपको क्या बताना है दोस्तों? अपने राज्यसभा सदस्य पूछ रहा है, तो श्री प्रमोद कुमार हैं राज्यसभा सदस्य, श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला है, श्री मुकुल बाल कृष्ण वासनिक है, और श्री बचा कौन सा दिग्विजय सिंह अपना कौन नहीं है? राजस्थान के राज्यसभा सदस्य नहीं है इनमें से। ठीक है, राइट आंसर चौथा। अगला कि राजस्थान इंटरनेशनल एक्सपो 2023 कहां होना प्रस्तावित है? दोस्तों आपसे पूछ ले कि राजस्थान इंटरनेशनल एक्सपो 2023 कहां पे होगा, तो आपको बताना है दोस्तों जोधपुर जिले में आयोजित होगा। ठीक है, राजस्थान इंटरनेशनल एक्सपो 2023। चलिए अगला प्रश्न है कि राजस्थान विधानसभा की विभिन्न समितियों के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो राजस्थान विधानसभा की विभिन्न समितियों के संबंध में अगर असत्य कथन की अगर हम बात करें तो इनमें से असत्य कथन आ जाएगा। पहला है कि प्राक्कलन समिति कै में अध्यक्ष राजेंद्र पारीख हैं, बिल्कुल सही है। प्राक्कलन समिति कै में अध्यक्ष दयाराम परमार है, बिल्कुल सही है। राजकीय उपक्रम समिति के अध्यक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह डोटासरा है, बिल्कुल सही है। लेकिन बचा अपने बच जाता है कि सदाचार समिति अध्यक्ष के सचिन पायलट दे रखा है, लेकिन सदाचार समिति के अध्यक्ष तो श्री दीपेंद्र सिंह है। कौन है? श्री दीपेंद्र सिंह, ना कि सचिन पायलट। तो राइट आंसर अपना यही आ जाएगा। अगला प्रश्न है कि राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो आपसे पूछ सकता है, तो राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद के वर्तमान अध्यक्ष आपसे पूछ ले तो आपको बताना है डॉक्टर कृष्ण पुनिया। ठीक है, अगला कि 5 दिसंबर 2022 को निम्नलिखित में से किस विधानसभा सीट पर उपचुनाव करवाया गया? तो किस विधानसभा सीट पर उपचुनाव करवाया गया? तो सरदार शहर। ठीक है, चलिए अगला कि कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो इनमें से कौन सा सम्मिलित नहीं है इसके बारे में अगर हमसे बात करें तो दोस्तों राजस्थान का पहला सैंड आर्ट पार्क अपने पुष्कर अजमेर में किया गया था। अगला राजस्थान की पहली स्काई ड्राइवर अपने सरोज गढ़वाल में किया गया था, बिल्कुल। प्रदेश का जो पहला है स्किन बैंक अपने SMS अस्पताल जयपुर में है, बिल्कुल स्किन बैंक। ठीक है, त्वचा बैंक भी कहते हैं इसको। और प्रदेश का पहला बोन बैंक आपसे पूछ ले तो ये जोधपुर दे रखा है, इसका राइट आंसर कोटा आ जाएगा। बोन बैंक में हड्डियों का बैंक अपने कहां पे? कोटा में, ना कि जयपुर में, ना कि जोधपुर में। ठीक है, चलिए अगला है कि डायनेमिक ग्राउंड वाटर रिसोर्स असेसमेंट ऑफ इंडिया रिपोर्ट 2022 के मुताबिक प्रदेश में डार्क जोन की संख्या कितनी है? तो प्रदेश में डार्क जोन की अगर आपसे संख्या पूछ लेना तो सिर्फ आपको कितनी बतानी है? तो प्रदेश में डार्क जोन की संख्या 219 बतानी है। कितनी? 219। अगला सौर ऊर्जा उत्पादन में देश में पहला स्थान किस राज्य का है? तो सौर ऊर्जा उत्पादन में देश का पहला स्थान आपसे पूछ रहे तो राजस्थान का है। ठीक है, सबको पता है इसके बारे में। तो ठीक है, बहुत ही सरल प्रश्न है, लेकिन आपसे पूछ भी सकता है तो आपको याद रखना। ठीक है, चलिए अगला कि मुख्यमंत्री राजस्थान आर्थिक परिवर्तन सलाहकार परिषद का वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो मुख्यमंत्री राजस्थान आर्थिक परिवर्तन सलाहकार परिषद का वर्तमान अध्यक्ष आपसे पूछ रहे ना तो आपको बताना है खुद मुख्यमंत्री होता है। ठीक है, चलिए अगला है
कि राजस्थान के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा राजस्थान के ही अपेक्षाकृत अन्य अधिकतम जिलों के साथ अपनी सीमा रखता है। तो यानी कि ऐसा कौन सा जिला है जो अन्य सभी जिलों के साथ अधिकतम सीमा रेखा रखता है। तो दोस्तों ऐसा जिला है अपने अजमेर, ठीक है, अजमेर जिला। राज्य के क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक बड़ा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक बड़ा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र आपसे पूछने ना, तो आपको बताना है बाड़मेर और जैसलमेर का, ठीक है, दोनों का लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र सबसे बड़ा है। अगर निम्नलिखित में से कौन सा पठार अरावली पर्वत से संबंधित नहीं है, तो कौन सा पठार है जो अरावली संबंध नहीं है। लसाड़िया का पठार अरावली संबंधित, उड़िया का पठार भी अपने अरावली से संबंधित है। लेकिन जो दोस्तों बघेलखंड का पठार है ना, ये अपने अरावली से संबंधित नहीं है, बघेलखंड का पठार, ठीक है, बोराट का पठार अरावली से संबंधित है। और बघेलखंड का पठार आपसे पूछ ले तो मध्य प्रदेश का उत्तरी भाग है ये, ठीक है, मध्य प्रदेश में स्थित है बघेलखंड का पठार, ठीक है। चलो अगला 14वां कि कोपेन द्वारा प्रस्तुत जलवायु प्रदेशों में राजस्थान में कौन सा सम्मिलित नहीं है। तो इनमें से कोपेन के द्वारा प्रस्तावित जलवायु प्रदेशों में राजस्थान में कौन सा सम्मिलित नहीं है, तो इसके बारे में बात करें दोस्तों, AW राजस्थान का दक्षिणी भाग आता है इसमें, बिल्कुल। CWG में अपने राजस्थान का उत्तरी भाग नहीं आता दोस्तों, CWG में तो अपने पूर्वी भाग आता है, ना कि उत्तरी भाग, ठीक है, तो यही अपना राइट आंसर आ जाएगा। और BWHW में शुष्क मरुस्थलीय भाग आता है, बिल्कुल। BSHW में अर्धशुष्क मरुस्थलीय भाग आ जाता है, तो राइट आंसर सेकंड, ठीक है, सेकंड अपना राइट आंसर आ जाएगा। अगला कि कौन सी नदी राजस्थान के आंतरिक अपवाह तंत्र से संबंधित नहीं है। दोस्तों आपको जवाब देना है कि कौन सी नदी राजस्थान के आंतरिक अपवाह तंत्र से संबंधित नहीं है। तो आंतरिक अपवाह तंत्र से संबंधित दोस्तों नदी आपसे पूछ ले तो रूपनगढ़ है, खंडेला है, मेंढा है, बचा कौन सा, मिंत्री नदी है, तो वो दोस्तों अपने आंतरिक अपवाह तंत्र की नदी नहीं है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है राजस्थान में टांका हो गया दोस्तों खंडीन, ये किसके प्रकार है, तो आपसे पूछ सकता है। तो ये सभी के सभी दोस्तों परंपरागत जल संरक्षण तरीके के प्रकार है, खंडीन हो गया और टांका हो गया, ठीक है। चलिए दोस्तों आपको बताना है कि बैंसरोडगढ़ अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है। तो बैंसरोडगढ़ अभ्यारण्य आपसे पूछ ले तो आपको क्या बताना है दोस्तों, चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है बैंसरोडगढ़ अभ्यारण्य, ठीक है, चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। इसकी स्थापना आपसे पूछ सकता है तो 5 फरवरी 1983 को हुई थी, ठीक है, और इसका कुल क्षेत्रफल 201.40 किलोमीटर है, ठीक है। चलो अगला प्रश्न है कि राजस्थान में नागौर, पाली, अजमेर और जयपुर जिले में मुख्यतः कौन सी मिट्टी पाई जाती है। तो आपको बताना है दोस्तों कि राजस्थान के नागौर, पाली, अजमेर और जयपुर में कौन सी मिट्टी पाई जाती है। तो दोस्तों सबको पता है सिरोजेम्स मिट्टी पाई जाती है। कौन सी, सिरोजेम्स मिट्टी, जो ज्यादातर अरावली के पश्चिमी भाग में पाई जाती है, ठीक है। और इस मिट्टी को धूसर मरुस्थलीय मिट्टी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, धूसर मरुस्थलीय मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है अपने सिरोजेम्स को, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि भारतीय वन सर्वेक्षण कार्यालय कहां पे स्थित है। तो भारतीय वन सर्वेक्षण कार्यालय आपसे पूछ ले तो आपको बताना है देहरादून में स्थित है। कहां पे है, देहरादून में। भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का कार्यालय कहां पे है, देहरादून में स्थित है, ठीक है, याद रहेगा। और ये भारतीय वन संरक्षण अधिनियम आपसे पूछ ले तो 1980 के तहत 1981 में केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान देहरादून की स्थापना की थी, ठीक है। चलो और इसके दोस्तों 4 क्षेत्रीय कार्यालय भी, एक तो शिमला में है, एक कोलकाता में, एक नागपुर में है और एक बेंगलोर में है, ठीक है। चलो अगला सामाजिक सहकारिता संस्थान हेलरू राजस्थान के किस जनजाति से संबंधित है। तो मेरे प्यारे दोस्तों सामाजिक सहकारी संस्था हेलरू राजस्थान की किस जनजाति से संबंधित है। ये दोस्तों अपनी गरासिया जनजाति से संबंधित है हेलरू, ठीक है। चलो आपसे पूछ सकता है कि अमरूदों के लिए प्रसिद्ध कौन सा जिला है। तो अमरूदों के लिए प्रसिद्ध जिला आपसे पूछना है तो इस समय अमरूद का सीजन है और सवाई माधोपुर अमरूदों के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है दोस्तों। सवाई माधोपुर में मीठे मीठे प्यारे प्यारे अमरूद मिलते हैं। अगर हमारी वीडियो को कोई सवाई माधोपुर से देख रहा है तो एक बार हाँ कर दीजिए, हाँ सर हमारे यहाँ पे अमरूदों की खेती शानदार की जाती है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, जनगणना 2011 के अनुसार भारत एवं राजस्थान में कुल श्रमिकों में सीमांत श्रमिक का प्रतिशत क्रमशः कितना है। तो सीमांत श्रमिकों का दोस्तों अगर हम भारत और राजस्थान की तुलना में बात करें तो कितना है दोस्तों, ये अपने हैं 24.8% तो अपने भारत में है और 29.5% अपने राजस्थान में है, ठीक है। चलिए अगला है कि लाल दोमट मिट्टी पाया जाने वाला जिला कौन सा है। तो लाल दोमट मिट्टी अपने राजस्थान के किस जिले में पाई जाती है, सबको पता है कोटा में तो पाई नहीं जाएगी और बीकानेर में भी नहीं पाई जाती, सिरोही में भी नहीं पाई जाती, डूंगरपुर बचा, इसमें लाल दोमट मिट्टी पाई जाएगी, ठीक है। चलो अगला प्रश्न है कि सुधा माता कंजर्वेशन रिजर्व मुख्यतः निम्न में से किस प्रजाति के संरक्षण के लिए बनाया गया है। तो किस प्रजाति के संरक्षण के लिए बनाया गया है सुधा माता कंजर्वेशन रिजर्व। दोस्तों आपसे पूछ लेना तो उड़न गिलेरी तो आएगा नहीं क्योंकि यहाँ पे सुधा माता में उड़न गिलेरी है नहीं, ठीक है। टाइगर इसमें है नहीं, नील गाय और भालू में आ सकता है, नील गाय नहीं आएगी, भालू आ जाएगा राइट आंसर, ठीक है।
चलिए, यानी कि भालू के संरक्षण के लिए बनाया गया था। ठीक है, सुधा माता कंजर्वेशन रिजर्व। ठीक है, चलिए, बीकानेर नागौर बेसिन में ऑयल इंडिया लिमिटेड द्वारा खोजे गए तेल क्षेत्र को निम्न में से कौन सा नाम दिया गया है? तो बीकानेर जो नागौर बेसिन में जो तेल के कुएं है ना, उनको खोदा गया था, और उन खोदे गए कुओं को पता है क्या नाम दिया गया था? उन कुओं को दोस्तों अपने नाम दिया गया था पूनम। क्या दिया गया था? पूनम। ठीक है, पूनम नाम दिया गया था। ठीक है, चलिए, अगला प्रश्न है कि राजस्थान का मंडावा कस्बा पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है जो प्रसिद्ध है। तो मंडावा कस्बा दोस्तों अपने किसके लिए प्रसिद्ध है? आप सबको भी पता होगा मंडावा के बारे में, अगर आपने सही ढंग से पढ़ा होगा, ठीक है, अपने सिलेबस को, तो आप सबको पता भी होगा कि मंडावा का जो अपने है वो अपने चित्रित हवेलियों एवं भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है मंडावा। ठीक है, ये अपने कहाँ का है? शेखावाटी क्षेत्र का है मंडावा। ठीक है, याद रहेगा ना। चलो, अगला प्रश्न है कि राजस्थान की जलीपा कपूड़ी तापी विद्युत परियोजना के बारे में निम्न वाक्यों पर ध्यान दीजिए। तो जलीपा कपूड़ी तापी विद्युत परियोजना के बारे में अगर हम बात करें तो दोस्तों अगर हमको उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है इसके बारे में छांटना है। तो यह विद्युत परियोजना लिग्नाइट पर आधारित है। बिल्कुल, जालीपा कपूड़ी जो तापीय विद्युत परियोजना है वो अपने लिग्नाइट पर आधारित है और यह निजी विकास द्वारा स्थापित की जा रही है। तो राइट आंसर 1 और 2 अपना राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो, राजस्थान का वह राष्ट्रीय राजमार्ग जो एक ही जिले में सीमित है, तो ऐसा राष्ट्रीय राजमार्ग आपसे पूछ रहे ना, तो आपको सिर्फ बताना है 79A। ठीक है, चलिए, सिर्फ एक ही जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है कि मंगला तेल क्षेत्र किस जिले से में स्थित है? जिस जिले में स्थित है वह जिला कौन सा है? तो मंगला तेल क्षेत्र के बारे में आपसे पूछ रहे तो आपको सिर्फ एक जिला बताना है, बाड़मेर। ठीक है, बाड़मेर में मंगला तेल का कुआं है भाई। ठीक है, चलो, अगला है कि निम्न में से राजस्थान का कौन सा सैंधव स्थल घग्गर नदी के किनारे स्थित है? तो कौन सा स्थल है जो घग्गर नदी के किनारे स्थित है? सबको पता है कालीबंगा, और कालीबंगा कहां पे है? हनुमानगढ़ में। ठीक है, चलो, अगला गणेश्वर सभ्यता का विकास किस नदी के किनारे हुआ था? तो गणेश्वर सभ्यता का विकास आपसे पूछ सकता है, तो आपको बताना है कांतली नदी के किनारे हुआ था। ठीक है, कांतली नदी के किनारे हुआ था। चलो, तो फिर अगला प्रश्न है, आपसे पूछ सकता है कि कांतली नदी का उद्गम स्थल कहां से होता है? तो खंडेला की पहाड़ी सीकर से कांतली नदी का उद्गम होता है तथा यह सीकर एवं झुंझुनू जिले में प्रवाहित होती है। ठीक है, कांतली नदी। चित्तौड़गढ़ की किस रानी ने बादशाह हुमायूं से मदद मांगी थी? तो चित्तौड़गढ़ की दोस्तों अपने रानी कर्णावती ने बादशाह हुमायूं से मदद मांगी थी, मदद की गुहार लगाई थी। ठीक है, अले राणा सांगा और बाबर के मध्य खानवा का युद्ध कब लड़ा गया था? खानवा का युद्ध किसको नहीं पता? 13 मार्च, 16 फरवरी, 18 फरवरी काटो, 17 मार्च 1527 को अपने खानवा का युद्ध लड़ा गया था। ठीक है, चलिए, अगला प्रश्न है कि राजस्थान का एकमात्र शासक जिसने व्यक्तिगत रूप से 1857 ईस्वी की क्रांति के दमन में सक्रिय भाग लिया था, तो ऐसे एकमात्र शासक आपसे पूछ लेना, आपको बिना झिझक क्या बताना है? बीकानेर महाराजा सरदार सिंह के बारे में। ठीक है, चलिए, तो चलो, अगला प्रश्न है कि महाराणा कुंभा ने किसके विजय पर प्राप्त के उपलक्ष्य विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था? तो महाराणा कुंभा ने दोस्तों आप सबको पता है मालवा और गुजरात की सेना के विजय के उपलक्ष्य में अपने किसका निर्माण करवाया था? विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। अगला है कि 1734 ईस्वी में आहूत हुरडा सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? तो 1734 ईस्वी में आहूत हुरडा सम्मेलन की जो वो है ना अध्यक्षता, वो किसके द्वारा की गई थी? ये अपने जगत सिंह के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है कि बीकानेर लोक परिषद की स्थापना 1936 ईस्वी में किस शहर में हुई थी? तो बीकानेर लोक परिषद की स्थापना आपसे पूछ ले तो आपको बेझिझक बताना है कलकत्ता शहर में हुई थी। ठीक है, अगला प्रश्न है निम्न से किस छतरी को शेखावाटी की सबसे बड़ी छतरी माना जाता है? तो शेखावाटी की सबसे बड़ी छतरी अपने राम गोपाल पौधार की छतरी को माना जाता है। अगला कि राजस्थान साख पंचकुंटा में सम्मिलित है, तो राजस्थान साख पंचकुंटा किस में सम्मिलित है दोस्तों? इसके बारे में आपसे पूछ लेना तो आपको बताना है बेझिझक बताना है। आपको क्या बताना है? अपने कैर, सागरी और कुमटिया और अमचूर और गुंदा ये सभी पंचकुंटा में शामिल साग है दोस्तों। ठीक है, साग सब्जी है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि तेहरा ताली का नृत्य किस अवसर पर किया जाता है? तो तेहरा ताली का नृत्य आपसे पूछ ले तो रामदेव जी के मेले पर अवसर पर किया जाता है तेहरा ताली नृत्य। ठीक है, चलो, तो बताइए कि कौन सा नाटक भवाई शैली में लिखा गया है जो राजस्थान में प्रसिद्ध है? तो कौन सा नाटक है आपको बताना है, बताइए। ये नहीं तो जसमा ओडन। ठीक है, ये अपने भवाई शैली में लिखा गया नाटक है।
अगला प्रश्न पूछ सकता है आपसे कि गुड़ला त्योहार कब मनाया जाता है। तो गुड़ला त्योहार आपसे पूछ ले तो आपको चैत्र अष्टमी, चैत्र कृष्ण अष्टमी को छोड़ना नहीं है। चलिए, कौन सी गायिका लोक गायिका की श्रेणी में सम्मिलित नहीं है। तो कौन सी गायिका है जो लोक गायिका की श्रेणी में सम्मिलित नहीं है। तो ध्रुपद गायिका अपने लोक गायिकाओं की श्रेणी में सम्मिलित नहीं है। वहीं ढोला है, आला है, बरमाश है। ठीक है, चलो तो अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध कैला देवी कहाँ आयोजित होता है। तो प्रसिद्ध कैला देवी मेला अपने कहाँ पे आयोजित होता है। तो अगर आपसे पूछ ले तो आपको बताना है कैसे करौली और कैसे कैला देवी। तो राइट आंसर फोर्थ। अगला कि निम्न में से कौन सा पुरुषों का वस्त्र नहीं है। तो पुरुषों का वस्त्र आपसे पूछ रहा है कि कौन सा नहीं है। दोस्तों चुंगा नहीं है, जामा है, चुंगा भी है, जामा भी है, अंगरखी भी है, लेकिन लंपा, लंपा दोस्तों अपने पुरुषों का वस्त्र नहीं है। याद रहेगा, लंपा, लंपी ये सभी तो क्या है, ये अपने गोटे के प्रकार है, ना कि पुरुषों का वस्त्र है। गोटा गोटे के प्रकार है, लंपा लंपी तो मैंने कल आपको बताया था ना। चलिए अगला कि निम्न में से कौन सा राजस्थान में स्त्रियों द्वारा गले में पहना जाने वाला आभूषण नहीं है। तो स्त्रियां कौन सा आभूषण गले के अंदर नहीं पहनती, गले के अंदर नहीं टांगती। दोस्तों आड़ टांगती है, टेवटा टांगती है, मंदड़ियां टांगती है, लेकिन ओंगड़ियां नहीं टांगती, ओंगड़ियां नहीं टांगती। तो बताओ ओंगड़ियां अपने कहां टांगती है। तो बताओ, ओंगड़ियां तो अपने कान में टांगती है। कहां पे, कान में। कान में पहना जाने वाला आभूषण है ओंगड़ियां। चलो, स्वतंत्रता सेनानी सागरमल गोपा का संबंध पूछ रहे, जैसलमेर बताना है। ठीक है, चलो। क्षेत्रफल राजस्थान की संस्कृति में एक महत्वपूर्ण पहलू है जो पूजा जाता है। तो क्षेत्रफल दोस्तों अपने ग्राम देवता के रूप में पूजा जाता है। क्षेत्रफल निम्नलिखित में से कौन सा वैष्णव संप्रदाय से संबंधित नहीं है। तो वैष्णव संप्रदाय से संबंधित आपसे पूछ रहे ना, तो लालदासी नहीं है और सभी के सभी हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह के दौरान मेजर बटन और उसके दो पुत्र कहां मारे गए थे। तो इस मेजर बटन और उसके दोनों पुत्र कोटा में मारे गए थे। भाई साहब कहां पे, कोटा में मारे गए थे। कब, 15 अक्टूबर 1857 को रेजिमेंट को घेर कर मेजर बटन और उसके दो पुत्रों तथा एक डॉक्टर की हत्या कर दी गई थी ना, अगर आपने कहानी सुनी है तो। चलो अगला है कि विजय सिंह पथिक ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। ठीक है, कब किया था, 1897 और 1941 के बीच। और बिजोली कहाँ पे, भीलवाड़ा में है। अगला, राजस्थान में भील और गरासिया लोगों को संगठित करने के लिए संप सभा की स्थापना की थी। तो संप सभा की स्थापना आपसे पूछ ले तो आपको बताना है गोविंदगिरी। ठीक है, चलो अगला, राजस्थान की कौन सी चित्रकला शैली चोर पंचाशिका शैली से मिलती जुलती है। तो कौन सी चित्रकला शैली है जो चोर पंचाशिका शैली से मिलती जुलती है। तो इनमें से आपसे पूछ लेना, तो आपको बताना है इनमें से एक शैली है, उसका नाम है मेवाड़ शैली। ठीक है, रंगायम छपाई उद्योग के कारण निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा जिला जल प्रदूषण में सर्वाधिक प्रभावित हुआ है। तो रंगाई छपाई के कारण जो उद्योग में जो प्रदूषण की वो ज्यादा आती है ना, तो उसमें जल प्रदूषण से सर्वाधिक प्रभावित जिला आपसे पूछ ले तो आपको बताना है दोस्तों रंगाई छपाई में पाली। ठीक है, पाली सबसे ज्यादा आता है रंगाई छपाई के मामले में। अगला है कि मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह किस वर्ष में राजस्थान के महाराज प्रमुख बने थे। तो मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह किस वर्ष में बने थे राज प्रमुख राजस्थान के, ये बने थे 1948 में। अगला कि भवानी सहाय शर्मा राजस्थान के स्वतंत्रता सेनानी संबंधित थे। ये भवानी सहाय शर्मा है ना, ये दोस्तों अपने अलवर से संबंधित थे, हमारे अलवर से संबंधित थे। चलो, तो ढोला मारूरा दोहा का रचनाकार कौन था। तो ढोला मारू दोहा का जो रचनाकार था वो कल्लोल था। कौन था, कल्लोल था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस बोली पर मालवी का शक्तिशाली प्रभाव पड़ा है। तो मालवी बोली पर है ना दोस्तों, अपने ना तो ढूंढाड़ी का पढ़ सका है ना मेवाती का पढ़ सका है। अहीरवाटी और वागड़ी में से कौन सा आएगा। तो इसमें अहीरवाटी में नहीं आएगा, वागड़ी का शक्तिशाली प्रभाव पड़ा है मालवी पर। अगला कि बलवंत विलास की रचना किसके द्वारा की गई थी। बलवंत विलास की रचना आपसे पूछ लेना तो आपको जेम्स टोड और दयाल दास को तो काट देना है और मोहनोत नैंसी और सूर्यमल मिश्रण में से बताना है। तो मोहनोत नैंसी को भी एक बार काट दो, सूर्यमल मिश्रण लगा दो, टिक कर दो। अगला कि अरि मेखला के रचयिता कौन थे। तो अरि मेखला के रचयिता आपसे पूछ लेना तो जयानक सदाशिव श्यामल दास को छोड़कर माहुक थे। कौन थे, माहुक थे। ठीक है, चलो माहुक कौन थे, हरि मेखला के रचयिता थे। अगला प्रश्न है दोस्तों कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में
के अधीन राज्यपाल राष्ट्रपति के विचारों के लिए किसी विधेयक को आरक्षित रख सकता है? तो भारतीय संविधान किस अनुच्छेद के तहत ऐसा हो सकता है? अनुच्छेद 200 के तहत, पूरे पट 200 के तहत हो सकता है। राजस्थान मंत्रिपरिषद की न्यूनतम संख्या हो सकती है, तो राजस्थान मंत्रिपरिषद की आपसे न्यूनतम संख्या पूछ लेना तो आपको सिर्फ और सिर्फ बताना है 11 प्लस और एक मुख्यमंत्री। चलो अगला है कि राजस्थान के पूर्व मध्यकालीन राज्यों में नैमित्तिक पदनाम का प्रयोग किया जाता था। नैमित्तिक पदनाम का जो प्रयोग है ना वो राजकीय ज्योतिष के लिए किया जाता था। नैमित्तिक भाई, नैमित्तिक को बुलाओ, नैमित्तिक को, ठीक है। भीलवाड़ा जिले का प्रतीक प्राणी आपसे पूछ सकता है, तो भीलवाड़ा जिले का प्रतीक चिन्ह या प्रतीक प्राणी आपसे पूछ ले तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक आंसर में बताना है मोर। निम्नलिखित में से कौन सा औषधि पौधा राजस्थान घर घर औषधि योजना में शामिल नहीं है? इंपोर्टेंट है, इसमें से कौन सा शामिल नहीं है? तो बताना दोस्तों, अश्वगंधा शामिल है, गिलोय शामिल है, काल मेघ शामिल है, लेकिन मूसली इसमें शामिल बिल्कुल भी नहीं है। अगला है कि खारा औद्योगिक क्षेत्र किस जिले में स्थित है? तो खारा औद्योगिक क्षेत्र आपसे पूछ रहे ना तो आपको सिर्फ एक बताना है, अलवर, जोधपुर, जयपुर को छोड़कर बीकानेर टिक कर देना है। अगला 8वीं सदी में मेवाड़ के एकलिंग मंदिर को किसने बनवाया था? तो मेवाड़ के एकलिंग मंदिर को बनवाने वाले शासक थे बप्पा रावल जी। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमिलित नहीं है? तो इनमें से सुमिलित को छांटना है कि कौन सा सुमिलित नहीं है, फटाफट से बता दीजिए। तो उसका राइट आंसर आपसे पूछ ले तो आपको बताना है मेरे प्यारे साथियों, सीमेंट अपने मोड़क बिल्कुल, स्टेट वूल मिल शुरू नहीं, सूती वस्त्र ब्यावर, पानी की मोटर जयपुर। तो राइट आंसर सेकंड। अगला राजस्थान में मौलाना अबुल कलाम आजाद अरबी फारसी शोध संस्थान कहां पे स्थित है? सबको पता है, बच्चे को पता है, टोंक जिले में स्थित है, ठीक है। अगला गोविंद गिरे के नेतृत्व में भील गतिविधियों का केंद्र बेड़सा गांव किस राज्य में था? तो बेड़सा गांव अपने गोविंद गिरी से संबंधित है और एक गांव दोस्तों अपने डूंगरपुर जिले में स्थित था, राज्य में था। अगर निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? तो एक तरफ मुख्यमंत्री एक तरफ मुख्य सचिव हैं, तो कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? तो किसका मुख्यमंत्री के समय कौन सा मुख्य सचिव था इसके बारे में अपन को बताना है। कि शिवचरण माथुर के समय मदन मोहन कृष्णावली था, बिल्कुल। बैर सिंह शेखावत के समय टीवी रमन था, बिल्कुल। लेकिन बरकतुल्ला खान के समय आरडी माथुर नहीं था, आरडी माथुर नहीं था, ठीक है। चलो एक 8-2 राइट आंसर। मोहनलाल सुगड़िया के समय केपीयू मेनन था, तो राइट आंसर थर्ड। अगला है दोस्तों कि अधोलिखित राज्य सचिव में स्थित पदों के नीचे दिए गए कूट की सहायता से सोपानीय क्रम उच्च से निम्नतर में नियोजित करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। तो सही उत्तर का चयन करें ना तो सबसे पहले आता है अपने सचिव आता है, फिर वरिष्ठ सचिव आता है, इनके पद के अनुसार करना है, पद के अनुसार अपन को मिलाना है, फिर उप सचिव आता है, फिर सहायक सचिव आता है। तो राइट आंसर फर्स्ट, सबसे पहले सचिव, फिर वरिष्ठ सचिव, फिर उप सचिव, फिर सहायक सचिव। ओके चलिए यही आएगा ना? हाँ यही आएगा। चलिए तो फिर 73वां प्रश्न है कि भारत में मरु विकास कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? तो भारत में मरु विकास कार्यक्रम आपसे पूछ रहे तो आपको बताना है दोस्तों 77-78 में किया गया था, 1977-78। राजस्थान में जीवन धारा योजना का संबंध, जीवन धारा योजना का संबंध बिल्कुल पूछ सकता है आपसे। जीवन धारा योजना का संबंध दोस्तों ये अपने है सिंचाई कुओं का निर्माण करवाना, ठीक है। संबंध जीवन धारा योजना का संबंध सिंचाई कुओं का निर्माण करने से है। अगला प्रश्न है कि सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम BADP राजस्थान के किन 4 सीमावर्ती 16 ब्लॉकों में कार्यान्वित है? तो दोस्तों अपने बाड़मेर, बीकानेर, गंगानगर, जैसलमेर। राइट आंसर फोर्थ। अगला 30 जनवरी 2021 को आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना की सूची में किन स्वास्थ्य जटिलों को जोड़ा गया है? तो किन स्वास्थ्य जटिलों को जोड़ा गया है? अपने कोविड-19 उपचार डीमोडायलिसिस को जोड़ा गया है। अगला कि साझा अभियान बाल विवाह मुक्त राजस्थान के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा कथन सही नहीं है दोस्तों? इनमें से पहला कि बाल विवाह के खिलाफ संदेशों के नुक्कड़ नाटक अभिगीत माध्यम से अवगत कराया जाता है, बिल्कुल कराया जाता है। अगला आपने क्या कह रहा है कि राज्य की रणनीति और कार्य योजना अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की सहायता से लागू की। ये क्या बीच में ये अपना गलत आ जाएगा। अगला बाल विवाह के खिलाफ प्रचार अभियान रथ के माध्यम से दौसा, जयपुर की ग्राम पंचायतों में किया गया, बिल्कुल किया गया। इसका लक्ष्य बाल विवाह के मुद्दों पर जनता में जागरूकता उत्पन्न करने से है, बिल्कुल। तो राइट आंसर अपना सेकंड आ जाएगा। चलो
अगला प्रश्न क्या कर रहा है, ध्यान से पढ़ना कि निम्नलिखित में से कौन सी योजना जो बाल महिला सशक्तिकरण से संबंधित नहीं है। तो महिला सशक्तिकरण से संबंधित योजना आपसे पूछ लेना तो आपको बताना है पालनहार योजना अपने महिला सशक्तिकरण से संबंधित नहीं है। वहीं अपने धन लक्ष्मी महिला समृद्ध केंद्र चिराली योजना और अपने मिशन ग्राम्य शक्ति, ये सभी की सभी योजना अपने संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न है कि SIQE के सफल संचालन के लिए गठित राज्य कार्यकारी समूह का अध्यक्ष कौन होता है। तो SIQE के सफल संचालन के लिए जो गठित राज्य कार्यकारी समूह का जो अध्यक्ष होता है ना, वो अपने दोस्तों कौन होता है, वो अपने अतिरिक्त आयुक्त राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद जयपुर के होते हैं। अगला कि एक 10 वर्ष की आयु का बालक जो पूर्व में कभी स्कूल नहीं गया हो किस कक्षा में प्रविष्ट के योग्य है। तो दोस्तों वो अपने उसको चौथी क्लास में बैठाना पड़ेगा, उसको तो 5वीं क्लास में बैठाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि उसको 5वीं क्लास में बैठाना पड़ेगा और 5वीं कक्षा का ही पढ़ाना पड़ेगा उसको, तो ठीक है, ये इसका सही आंसर आ जाएगा, ना कि उसको पहले में बैठाएंगे, ठीक है। अगर आगे NEP 2020 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो NEP के संबंध में अगर कथन की बात करें ना, तो जेंडर इन्फ्लूजर फंड की व्यवस्था की गई, बिल्कुल। वंचित इलाकों तथा समूह के लिए विशेष शिक्षा क्षेत्र की स्थापना पर जोर दिया गया, बिल्कुल। पाली फारसी और प्राकृत के लिए राष्ट्रीय संस्था भारतीय अनुवाद और व्याख्या संस्थान की स्थापना की गई, बिल्कुल की जाएगी। उपरोक्त सभी के सभी कथन पर राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलो अगला प्रश्न है कि विद्यालय के शाला प्रधान का विद्यालय प्रबंध समिति SMC में क्या पदनाम होता है। तो विद्यालय के शाला प्रधान का विद्यालय प्रबंध समिति में जो पदनाम होता है ना, वो अपने होता है पदेन सचिव, सदस्य सचिव का। अगला निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार RTE अधिनियम 2009 के तहत निजी एवं विशिष्ट श्रेणी शालाओं में निम्नांकित प्रतिशत बच्चे पहली कक्षा में प्रविष्ट होने चाहिए। तो पहली कक्षा में दोस्तों कम से कम अपने 25% बच्चे पहली कक्षा में प्रविष्ट होने चाहिए, यानी कि प्रवेश लेने चाहिए पहली कक्षा में कम से कम 25% बच्चे। अगला कि SIQ के सफल संचालन हेतु गठित समितियों के संबंध में सही कौन सा है। तो इसके संबंध में दोस्तों परियोजना संचालन समिति के अध्यक्ष राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद आयुक्त होता है, बिल्कुल। राज्य कार्यकारी समूह अतिरिक्त आयुक्त राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद का होता है, बिल्कुल। और राज्य शैक्षिक समूह का निदेशक SIERT होता है, बिल्कुल। उपरोक्त सभी सही है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि बालिकाओं के लिए विदेश में स्नातक स्तर की सुविधा हेतु पात्र छात्राएं कौन होगी। तो इसमें दोस्तों पात्र छात्राएं होंगी अपने जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की मेरिट लिस्ट में आने वाली प्रथम 3 छात्राएं अपने विदेश के लिए स्नातक स्तर की सुविधा प्राप्त करने हेतु पात्र होंगे। वो अपने जो विदेश से अपनी पढ़ाई कर सकती हैं, ठीक है। जो मेरिट में 3 आएंगी उनको। बालिकाओं के लिए निःशुल्क साइकिल वितरण योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी। इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि बालिकाओं के लिए जो निःशुल्क साइकिल वितरण प्रणाली है ना, वो अपने किस वर्ष प्रारंभ की गई थी। तो दोस्तों ये अपने की गई थी, आपसे पूछ लेना तो आपको बताना है कि सर अपने ये की गई थी 2007-8 में, ठीक है। चलो कि RT अधिनियम 2009 की कौन सी धारा कहती है कि प्रत्येक माता पिता या संरक्षक का यह कर्तव्य होगा कि वह आसपास के विद्यालय में कोई प्रारंभिक शिक्षा के लिए अपने यथाशक्ति बालक या प्रतिपालक का प्रवेश दिलाएं। तो ऐसा कहती है अपनी कौन, ये अपनी कहती है 10, RT अधिनियम 2009 की धारा 10 कहती है। अगला निःशुल्क शिक्षा और अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियमित किया गया। तो दोस्तों ये अपने अधिनियमित किया गया था भारत की, अच्छा, निःशुल्क शिक्षा और अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियमित किया गया था भारत के संसद के द्वारा। अगला उपचारात्मक शिक्षण कक्षा 9 से 12 कार्यक्रम के अंतर्गत किन विषयों का उपचारात्मक शिक्षण करवाया जाना है। तो किन विषयों का करवाया जाना है, तो गणित हो गया, अंग्रेजी हो गया, विज्ञान विषय का। राइट आंसर फर्स्ट। अगला है कि शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 में एक अध्यापक के लिए न्यूनतम कार्य घंटे प्रति सप्ताह निर्धारित किए गए हैं। तो प्रति सप्ताह दोस्तों एक शिक्षक का जो कार्य घंटा है वो लगभग 45 घंटे है, ठीक है। अगला कि याव जीवन सामासिक पद में कौन सा समास है। याव जीवन सामासिक पद में समास आपसे पूछ ले तत्पुरुष कर्मधारय द्वंद्व नहीं अविभाव समास। अगला किस शब्द की संधि सही है। तो किस शब्द की संधि आपसे सही है। तो दोस्तों इनमें अपने मही प्लस इंदिरा महिंद्रा सही है और सभी के सभी गलत हैं। अगला है कि किस वाक्य में सकर्मक क्रिया नहीं है। तो इस कौन सा वाक्य है जिसमें सकर्मक क्रिया अपन को देखने को नहीं मिलती।
तो इनमें से दोस्तों अपना कौन सा वाक्य है, इनमें से मोर नाचता है, इनमें सकर्मक क्रिया देखने को नहीं मिलती, वरना सभी में सकर्मक क्रिया देखने को मिल जाती है। अगला प्रश्न है कि विशेषण शब्द में रहित वाक्य में कौन सा है। विशेषण शब्द से रहित वाक्य आपसे पूछ ले तो आपको बताना है थोड़ा खाओ खूब चबाओ, यह अपना विशेषण शब्द में रहित वाक्य है। अगला इनमें से कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम है। तो पुरुषवाचक सर्वनाम दोस्तों आपसे पूछ लेना तो आपको बताना है जो नहीं है, कोई नहीं है, क्या नहीं है, तू है ना, तू दोस्तों अपने क्या है, पुरुषवाचक सर्वनाम है। जबकि कोई हो गया, ये कोई तो अपने अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, और क्या तो प्रश्नवाचक सर्वनाम है, जो संबंधवाचक सर्वनाम है। अब बात कर लेते हैं इंग्लिश के महत्वपूर्ण प्रश्नों की। सी इज इंटेलिजेंट गर्ल, तो सी इज फिर आगे क्या आ जाएगा, एन इंटेलिजेंट गर्ल, ठीक है, वह एक बुद्धिमान लड़की है। वन हु कॉप्स फ्रॉम अदर राइट्स वर्क्स, तो इसका राइट आंसर अपने आ जाएगा पेलग्रेट्स, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि द ऑलवियर्स वी द ऑल lawyers who attended the seminar were like birds of a teacher flocking together. What do the mean? तो इसका मतलब क्या है, तो इसके बारे में बताना है। तो राइट आंसर दिस awares share similar beats and experiences so they liked spending time together. तो राइट आंसर फर्स्ट। अगला है कि द मैन चेंज्ड कलर्स व्हेन आई क्वेस्टेड हिम ऑन द एलोकेशन ऑफ फंड्स। तो 99 का रहा दोस्तों, मैं डायरेक्ट आपको प्रश्न का आंसर बता देता हूं कि टर्न्ड प्लान, तो ये राइट आंसर थर्ड। अगला प्रश्न है कि बबीता सेड टू रजनी आई शैल राइट ए स्टोरी फॉर यू। तो इसका राइट आंसर आपसे पूछ ले तो बबीता टोल्ड रजनी दैट सी विल राइट ए स्टोरी फॉर हर, ठीक है, ये अपना राइट आंसर आ जाएगा। चलिए अब बात कर लेते हैं कुछ गणित के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की। अगले कुछ मैथ के प्रश्न आ चुके हैं कि 2/5 के तुल्य ऐसी भिन्न जिसका अंश 6 हो बनाने पर संख्या प्राप्त होगी। तो इसका जो अंश 6 हो तो उसके बनाने पर संख्या कौन सी प्राप्त होगी। तो इसमें से दोस्तों अपने संख्या कौन सी प्राप्त होगी, इसमें से 6/15 संख्या प्राप्त होगी, ठीक है, आप निकाल सकते हैं आराम से। चलो अगला प्रश्न है कि एक बेलनाकार कुएं का व्यास 2 मीटर है, इसे 14 मीटर गहरा खोदा गया, इसमें से निकला मिट्टी का आयतन कितना है। यानी कि एक बेलनाकार कुआं था, उसका व्यास 2 मीटर है, इसे 14 मीटर गहरा खोदा गया, इसमें जो मिट्टी है ना, उसका जो मिट्टी जो निकाली गई है उस मिट्टी का आयतन आपसे पूछ रहा है। तो आयतन निकालेंगे, तो मिट्टी का आयतन निकालेंगे तो उसका पाई आर स्क्वायर HCM निकाल सकते हैं। तो पाई का मान 22/7 आ जाएगा, यानी कि 22/7 इंटू में 1 इंटू में 14, ठीक है, यानी कि 1 मीटर आ जाएगा, 1 मीटर गुणा में 14, तो बराबर अगर हम इनको करेंगे ना तो राइट आंसर अपना 44 घन मीटर आ जाएगा, ठीक है। तो 44 घन मीटर, तो 44 घन मीटर कहां पे है, 44 घन मीटर आ गया। अगला प्रश्न है कि एक घन के विकर्ण की लंबाई 15√3 सेंटीमीटर है, इसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा। तो एक घन के विकर्ण की लंबाई 15√3 सेंटीमीटर है, तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा। तो इसमें संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल दोस्तों अपने क्या हो जाएगा, इसमें अपने हो जाएगा लगभग 1350 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अगला कि किसी आयत का क्षेत्रफल A सेंटीमीटर स्क्वायर और इसकी लंबाई 1 सेंटीमीटर है, तो इसका परिमाप सेंटीमीटर में होगा। तो परिमाप पूछ रहा है दोस्तों, परिमाप यानी कि उसकी लंबाई चौड़ाई पूछ रहा है। तो लंबाई चौड़ाई की बात करें तो लगभग इसका लंबाई चौड़ाई आ जाएगी 21 प्लस A/21। निम्न में से कौन सी महत्तम संख्या है, तो महत्तम संख्या आपसे पूछ रहा है, तो कौन सी महत्तम संख्या है। तो इनमें से दोस्तों ये अपनी महत्तम संख्या है, ठीक है, 2 + 2 +, ठीक है, स्क्वायर और 2, ठीक है, कुछ इस प्रकार से। प्रकाश की एक किरण परावर्तित समतल सतह पर सतह के साथ 56 डिग्री के कोण पर आपतित होती है, तो परावर्तन कोण का मान आपसे पूछ सकता है। तो साइंस का इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि कह रहा है कि प्रकाश की एक किरण परावर्तित समतल सतह पर
सतह पर सतह के साथ 56 डिग्री के कोण प्राप्त होती है। तो परावर्तन कोण का मान आपसे पूछ रहे हैं तो आपको बताना है 34 डिग्री। ठीक है, अगला कि संक्रमित कोशिकाएं, इंपोर्टेंट है, बायोलॉजी का इंपोर्टेंट प्रश्न है कि संक्रमित कोशिकाओं से अन्य गैर संक्रमित कोशिकाओं की रक्षा के लिए संक्रमित कोशिकाएं कौन सी प्रोटीन स्रावित करती है। तो इनमें से दोस्तों अपने इंटरफेरोन प्रोटीन स्रावित करती है। अगला किस रक्त समूह को सार्वजनिक दाता कहा जाता है। तो सार्वजनिक दाता अपने दोस्तों O- को कहा जाता है। अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। तो अलैंगिक जनन दोस्तों किस मुकुलन के कारण होता है, कौन से मुकुलन में होता है। तो ये भी अपने बायोलॉजी का इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो दोस्तों अपने होता है यीस्ट में होता है अलैंगिक जनन। ठीक है, यीस्ट में इसके यीस्ट के मुकुलन के द्वारा। अगला कि निम्न में से कौन सा कथन अम्ल में सत्य नहीं है। तो ये केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि इनमें से कौन सा कथन है जो अम्ल के बारे में सत्य नहीं है। तो अम्ल के बारे में सत्य नहीं है। तो अम्ल दोस्तों ये चौथा पढ़ के देख लिए कि यह स्वाद में कड़वा होता है। दोस्तों स्वाद में अपने खट्टे होते हैं अम्ल, ना कि कड़वे। तो अपना यही अपना राइट आंसर आ जाएगा। अरे 56 बेसिन जिस जिले में है वह जिला कौन सा है। 56 बेसिन कई बार पूछ चुका हूं दोस्तों, कई बार एग्जाम में आ चुका है, बांसवाड़ा। ठीक है, चलो कई मॉडल पेपर में आ चुका है ये प्रश्न। अगला कि क्षेत्रफल के अनुसार दिए हुए क्षेत्रों का सही अवरोही क्रम में अगर हम जमाएं इनको तो अपना क्षेत्रफल की दृष्टि से सही अवरोही क्रम में जमाते हैं। चलो तो इनको जमाने पर सबसे पहले अपना आ जाएगा दोस्तों जैसलमेर, सबसे बड़ा ही बड़ा, उसके बाद नागौर, फिर टोंक, बस। चलो अगला प्रश्न है कि राज्य का मुख्य सचिव कार्य करता है। तो राज्य का जो मुख्य सचिव है ना वो कौन कौन से कार्य करता है, वो दोस्तों दिए गए नीचे कूट का सही उत्तर में चयन करो। सबसे पहले तो कैबिनेट के सचिव के रूप में रहेगा वो, उसके बाद मुख्यमंत्री के मुख्य सलाहकार के रूप में रहेगा, फिर उसके बाद रहेगा वो सचिव के मुखिया के रूप में, और फिर रहेगा सिविल सेवा के प्रधान के रूप में, और राज्य के प्रधान के रूप में नहीं रह सकता। राइट आंसर सेकंड। ठीक है, 1 2 3 4। तो राइट आंसर 1 2 3 4 ही अपना आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो चलिए अगला प्रश्न क्या करा है कि मुख्यमंत्री के कार्य व शक्तियों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मिलता है। तो मुख्यमंत्री के कार्य व शक्तियों का जो उल्लेख है वो अपने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 167 में मिलता है। अगला कि एक राज्य के राज्यपाल के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा सही है। तो एक राज्य के राज्यपाल के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा सही है। तो राज्यपाल के संदर्भ में तो सही उत्तर का कूट का चयन करेंगे तो अपना पहला, दूसरा, तीसरा से आ जाएगा कि राज्य के कार्यपालिक शक्तियां इसमें निहित होती हैं। दूसरा, इसकी उम्र 35 वर्ष पूर्ण हो जानी चाहिए, बिल्कुल। और तीसरा है कि ये अपने पद पर राष्ट्रपति की मर्जी पर ही बने रहें, बिल्कुल। राइट आंसर 1 2 3। अगला है कि ड्राइट डब्ल्यू एलन के द्वारा कौन सी शिक्षण अधिगम की विधि प्रस्तुत की गई है। तो इनमें से सूक्ष्म शिक्षण यानी माइक्रो टीचिंग। अगला है कि उपचारात्मक शिक्षण हेतु आवश्यक है। तो उपचारात्मक शिक्षण के लिए अपने क्या आवश्यक है, निदानात्मक परीक्षण आवश्यक है। कहानियों की विभिन्न शैलियों पर की गई चर्चा बच्चों को किसमें मदद करती है। तो बच्चों को दोस्तों अपनी कहानियां रचने में मदद करती है। ठीक है, अगला कि निम्न में से कौन सा कौशल उच्च प्राथमिक स्तर पर बोलने कौशल विकास के अंतर्गत आता है। तो कौन सा कौशल आता है इसमें दोस्तों वाद विवाद प्रतियोगिता। ठीक है, प्रतियोगिता में प्रतिभागिता। ठीक है, ये आता है। अगला कि वेल टीचिंग हेयरिंग इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स इन एन इंक्लूसिव क्लास इट नेसेसरी फॉर टीचर टू 0 से लेकर के कब तक। तो ये आ जाएगा इसका राइट आंसर मेक श्योर दैट दे, इस तरह से इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला कि न्यू वर्ड एट एवरी स्ट्रेंथ शुड रेफरेंस टू ऑब्जेक्टिव एंड एक्टिव एक्टेंस विच कैन बी स्लो एंड demonstrated इन द क्लासरूम इन प्रेस्टिकेंस ऑफ। कुछ इस तरह से इसका प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर अपने आ जाएगा ये स्ट्रक्चरल अप्रोच। ठीक है, स्ट्रक्चरल अप्रोच। ठीक है, अगला है विच इज द लेटेस्ट एप्लीकेशन ऑफ टीचिंग लैंग्वेज। तो लेटेस्ट एप्लीकेशन ऑफ टीचिंग लैंग्वेज तो कौन सा एप्लीकेशन, तो कम्युनिकेटिव अप्रोच। ठीक है, चलिए अगला विच टेक्निक ऑफ मोटिवेशन इम्पेसिव ऑन फॉर्मुलेटेड क्लियर कट गोल। तो इसमें राइट आंसर
एक्सपेक्टिव्स टेक्निक्यूज, ठीक है। चलिए अगले, विद्यालय में ज्यामिति पढ़ाने के लिए संश्लेषणात्मक विधि का प्रयोग निम्नलिखित में से किया जाना चाहिए। तो इनमें से कौन सा प्रयोग किया जाना चाहिए? इनमें से विश्लेषण का प्रयोग किया जाना। गणित में नैदानिक परीक्षण का उद्देश्य क्या है? तो गणित में नैदानिक जो परीक्षण है उसका उद्देश्य आपसे पूछ ले तो आपको बताना है मेरे प्यारे साथियों, आपको बच्चों की समझ में अंतर जानना, ये अपने नैदानिक परीक्षण का उद्देश्य होना चाहिए, ठीक है। उनके समझ में तो अंतर जानना है अपन को। चलिए, गणित अधिगम में आकलन के लिए नींव का कार्य निम्न में से कौन सा शैक्षणिक सिद्धांत करता है? तो गणित अधिगम में आकलन के लिए नींव का कार्य कौन सा शैक्षणिक सिद्धांत करता है? तो इनमें से दोस्तों अपने कौन सा शैक्षणिक सिद्धांत करता है? ये अपने 1 और 2 यानी कि पाठ्यवस्तु का सिद्धांत और अधिगम व क्षमता का सिद्धांत करता है। अगला कि प्राथमिक कक्षा का एक बच्चा संख्या, सक्रिय चिन्हों, सिक्कों एवं घड़ी की सुइयों में अंतर स्थापित नहीं कर पाता, यह तथ्य इंगित करता है कि इस बच्चे के निम्नलिखित में से किस प्रेक्षक में समस्या है? तो इनमें से अपने किसकी प्रेक्षक में समस्या है? अपने दृश्य प्रक्रमण में समस्या है। अगला है कि सहायक सामग्री का जनक माना जाता है। तो सहायक सामग्री का जनक अपने फ्रोबेल को माना जाता है, ना कि जीन पियाजे, मोंटेस्क्यू, जॉनसन, ठीक है। अनुभवात्मक अधिगम उपागम में कितने चरण होते हैं? तो अनुभवात्मक अधिगम उपागम में कितने चरण होते हैं? तो इसके दोस्तों अपने कितने चरण होते हैं? ये अपने होते हैं लगभग 4 चरण, ठीक है। इकाई योजना के प्रवर्तक थे, तो इकाई योजना के प्रवर्तक आपसे पूछ सकता है, तो अपनी इकाई योजना के प्रवर्तक मोरिसन थे। अगला है कि बौद्धिक कौशल निम्न के द्वारा परिलक्षित होते हैं। तो बौद्धिक कौशल अपने किसके द्वारा परिलक्षित होते हैं? ये प्यारे दोस्तों संज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र के द्वारा, यानी कि कॉग्निटिव डोमेन के द्वारा परिलक्षित होते हैं। छात्र की कमजोरी का कौन सा आंतरिक कारक नहीं है? तो छात्र की कमजोरी का आंतरिक कारक आपसे पूछ ले तो वातावरण, कोई भी आंतरिक कारक नहीं हो सकता, ये तो बाहरी कारक है वातावरण। तो अगला है कि निम्न में से कौन सी एक परीक्षण की तकनीकी विशेषता नहीं है? तो कौन सी परीक्षण की तकनीकी विशेषता नहीं है? तो इनमें से दोस्तों अपनी कौन सी नहीं है परीक्षण की तकनीकी विशेषता? तो इनमें से अपने मितव्ययता नहीं है और सभी हैं। फ्रोबेल की रचना है, तो फ्रोबेल की रचना इनमें से कौन सी है? तो एजुकेशन ऑफ मैन, ठीक है, ये फ्रोबेल की रचना है। किस विचारक ने मैं और मुझे का सिद्धांत दिया? तो किस विचारक ने दिया था? ये दिया था मिड ने, ठीक है। किसने? मिड ने। समायोजन के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो समायोजन के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो इनमें से यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, ये सही नहीं है। ये समायोजन अपने निरंतर चलने वाली प्रक्रियाओं में से एक है, ठीक है। चलो, मंद गति से सीखने वाले बालकों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शैक्षणिक प्रावधान उपयुक्त नहीं है? तो मंद गति से कोई बालक सीखता है तो उसके लिए शैक्षणिक प्रावधान उपयुक्त कौन सा नहीं है? तो इनमें से हम उस पर दोस्तों त्वरण वाला सिद्धांत अपना नहीं सकते, ठीक है। चलिए, अगला है कि अधिगम आदतें, ज्ञान एवं अभिवृत्तियां को अर्जित करना उक्तानुसार अधिगम को किसने प्रभावित किया है? तो अधिगम आदतें, ज्ञान एवं अभिवृत्तियों को अर्जित करना है तो उक्तानुसार अधिगम को किसने परिभाषित किया है? तो ये दोस्तों अपने किया है क्रो एंड क्रो ने, ठीक है। गैने के द्वारा प्रस्तावित अधिगम का पदानुक्रमिक उच्चतम स्तर कौन सा है? तो गैने के द्वारा प्रस्तावित अधिगम का पदानुक्रमिक उच्चतम स्तर आपसे पूछ ले तो आपको बताना है समस्या समाधान अधिगम, ठीक है। चलिए, अगला सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए। नीचे दी गई कूट में से कूट का चयन करते हुए तो हम सही उत्तर का चयन करते हैं। तो अपने पास दे रखा है एक तरफ सिद्धांत और एक तरफ है देने वाले का नाम, तो इसमें से बताना है। तो थोंडाइक दिया अपने उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत अपने थोंडाइक के द्वारा दिया गया, ठीक है। चलिए, अगला क्या कह रहा है? अगला कहता है कि अपने जो ये है ना, थोंडाइक ने दिया उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत, उसके बाद पावलोव ने दिया था अपने पावलोव ने अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत। वहीं अगर हम बात करें, ये अपने दिया था क्लार्क हॉल ने दिया था पुनर्बल का सिद्धांत और कोहलर ने दिया था अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। राइट आंसर थर्ड, DABC, ठीक है। चलिए, अगला कौन सी विशेषता व्यक्तित्व को सीधे प्रभावित करती है? तो कौन सी विशेषता है जो व्यक्तित्व को सीधे प्रभावित करती है? तो इनमें से दोस्तों अपने है कौन सी नीचे दिए गए कूटों का सही उत्तर चुनिए। तो यानी कि शारीरिक गठन एवं सामाजिक व्यवहार भी करता है व्यक्तित्व को सीधे प्रभावित, मानसिक एवं आधारित आध्यात्मिक योग्यता करता है, संवेगात्मक आयाम भी करता है, अनुभव भी करता है। तो राइट आंसर अपना उपयुक्त सभी।
अगला ये मानसिक आयु की अवधारणा को विकसित किया था, तो किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो ये किया गया था अपने मानसिक आयु की अवधारणा कैटल के द्वारा। विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक उचित है? तो विकास के लिए इनमें से कौन सा एक उचित है? तो इनमें से दोस्तों अपने विकास के लिए अपना सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है, ये अपना उचित है। हालांकि भारतीय मनोविज्ञान का आधुनिक काल कलकत्ता विश्वविद्यालय के दर्शन शास्त्र विभाग के प्रायोगिक मनोविज्ञान का प्रथम पाठ्यक्रम आरंभ करने से हुआ है। तो अपना दोस्तों कब आरंभ हुआ था? 1915। अगर निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असंगत है? असंगत युग्म की अगर हम पहचान करें ना, तो जीन पियाजे संज्ञानात्मक रचनावाद दिया था, जे ब्रैडफोर्ड ने एडगड़ अनुसंधान दिया था, बी अनुदेशन दिया था, तो बी एफ स्किनर ने व्यवहारवाद दिया था। ठीक है, व्यवहारवाद ही दिया था ना, हाँ व्यवहारवाद दिया था। और उसके बाद एम एस वाइगोत्स्की व्यक्तिगत रचनात्मक, यही गलत आ जाएगा तो फिर। ठीक है, चलो अगला कि राजस्थान सरकार द्वारा बनाई गई ई शासन योजना कौन सी है? तो राजस्थान सरकार द्वारा बनाई गई जो ई शासन योजना है ना, वो अपने दोस्तों ई मित्र है। ई शासन योजना निम्न में से किस संगठन का एक समझौता TRIPS ट्रिप्स से है? तो किस संगठन का है? WTO का। ICT से आशय है, तो ICT दोस्तों, ICT आपसे पूछ लेना, ये अपने सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी। चलो निम्नलिखित में से क्या कंप्यूटर की अस्थायी मेमोरी के रूप में जानी जाती है? क्या कंप्यूटर की अस्थायी मेमोरी के रूप में जानी जाती है? इस कंप्यूटर की अस्थायी मेमोरी के रूप में जानी जाती है। क्या जानी जाती है कंप्यूटर की? ये रैम जानी जाती है अस्थायी मेमोरी के रूप में। कंप्यूटर में डाटा और प्रोग्राम को संग्रहित करने वाली संग्रहण युक्ति को कितने भागों में विभाजित किया जाता है? तो अपने किया जाता है 2 भागों में। ठीक है, चलिए तो दोस्तों ये हो गया अपना मॉडल पेपर कौन सा? 12वां कंप्लीट। ठीक है, आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट करके जरूर जाना और अपने दोस्तों में शेयर कर देना। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। ठीक है, मिलते हैं अगले मॉडल पेपर के साथ। नीचे कमेंट करके बताना कि 150 में से कितने प्रश्न आपके सही हुए और मेरे कितने गलत थे इसमें से आपके अनुसार। ठीक है, मिलते हैं अगले मॉडल पेपर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। बहुत बहुत धन्यवाद।